हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। अब तक फ्रॉम 1950 टू टिल डेट टोटल 106 यानी 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हम लोग इस सारे तो एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकते ना, तो हम लोग डेली डेली मतलब पर डे 20 अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 20 अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे और ये हमारे हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, मान लो कि लगभग 5 या 6 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, या नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और जैसा कि इसमें टेबल बनी है, टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा आपको ईजी लगे। ठीक है, तो देखिए पहला अमेंडमेंट क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एक सेकेंड, पेन कहाँ गया, पेन। यस, यस, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया था 1951 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट ईयर है 1951 में। क्या अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, देख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। क्या है पहला पॉइंट्स, प्रोविजंस क्या था पहला, एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था उसका पहला पॉइंट ये है कि क्या अमेंडेड किया गया था। ठीक, empower the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes। ठीक, provided for the saving of laws, provided for the saving of law, providing for acquisition of states। ठीक है, तो इसमें सारे मतलब कि सेविंग ऑफ लॉ, जो एक्विजिशन से रिलेटेड हैं, जो ग्रहण करने से रिलेटेड हैं, जो कुछ भी प्रॉपर्टी हुआ या और कुछ भी है उससे रिलेटेड है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, एक्विजिशन मीन्स अपनाना या लेना लॉ के थ्रू। ठीक है, तो ये दिए गए थे। तीसरा पॉइंट है एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म। अब नवा शेड्यूल मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल 395 आर्टिकल थे। ठीक है, टोटल 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। उसके बाद 22 पार्ट से स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसीलिए बताया गया। उसके बाद 9 शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों ऐड किया गया था? टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। अब इसलिए 9 शेड्यूल में ऐड किए गए थे कि यह जुडिशियल रिव्यू से बच जाए। मतलब इनमें जुडिशियल रिव्यू के मतलब जो एक्ट है, जो लॉज हैं, अगर 9 शेड्यूल में है तो उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो लॉ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि इसमें क्या अमेंडमेंट करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये जुडिशियल रिव्यू करता है कि इसमें कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स का या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, मतलब कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं डैमेज किया जा रहा है इस लॉ में। ये देखता है सुप्रीम कोर्ट, और इसी सब पूरी प्रक्रिया को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो जो आर्टिकल या जो लॉ 9 शेड्यूल में होंगे वो प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो लैंड रिफॉर्म के जितने लॉज होंगे और अदर कोई लॉ होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाएंगे, जो 9 शेड्यूल में होंगे। ठीक है, इसलिए 9 शेड्यूल बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। एक एडेड 3 more grounds of restrictions on freedom of speech। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 9 आर्टिकल है 19, तो उसमें 3 और ग्राउंड जोड़े गए। क्या ग्राउंड जोड़े गए थे? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, ऑल्सो मेड द restrictions
रीजनेबल दस जस्टिसेबल इन नेचर। अब उसमें 3 पॉइंट जोड़े गए थे, ग्राउंड्स मोर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन इसमें जोड़े गए थे, 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। किस पे? एडेड 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन के 3 ग्राउंड जोड़े गए थे। क्या है वो? स्पीच एंड पब्लिक ऑर्डर, मतलब अगर तुम्हें छूट है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, या अपनी मर्जी से कैसे भी हो जी सकते हो, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि सार्वजनिक शांति या लॉ को, पब्लिक जो जनरल लॉ होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड, अब जो हमारे फॉरेन स्टेट्स हैं, जैसे कि नेबर स्टेट हैं या फॉरेन स्टेट, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। ये नहीं कि तुम स्पीच और एक्सप्रेशन तुमको अधिकार मिल गया तो तुम कुछ भी बोल रहे हो किसी के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के पॉलिटिशियन के लिए, कुछ भी, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अब कोई भी ऑफेंस, अगर तुमने इसको लेकर कोई भी ऑफेंस कर दिया तो वो भी अलाउ नहीं है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन। ऑल्सो मेड द रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल एंड दस जस्टिसेबल नेचर, और जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो रीजनेबल हैं और जस्टिसेबल भी है नेचर, ठीक। 5वां पॉइंट क्या है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में? प्रोवाइडेड दैट स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन of any trade or business by the state is not to be invalid on the grounds of violation of right to trade or business, ठीक है। स्टेट ट्रेडिंग, जैसे कि अगर राज्य सरकार कोई ट्रेडिंग करती है, और नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड, तो राज्य सरकार कोई ट्रेडिंग करती है तो उसको क्या हुआ, इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया कि वो वायलेशन नहीं होगा राइट टू ट्रेड का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो ट्रेडिंग करती है और उसको नेशनलाइजेशन किया गया, या बिजनेस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं उसको मतलब एक सरकारी बिजनेस घोषित कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। हमारा ये अमेंडमेंट एक्ट पूरा हो गया पहला। चलिए दूसरा अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया 1952 में, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 में आया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, री adjusted the scale of representation in Lok Sabha by providing that one member could represent even more than 7,50,000 person। अब क्या हुआ, लोकसभा की जो सीट्स होती है, जो उसमें MLAs होते हैं, उनको रीएडजस्टेड किया गया सीट को, कि एक मेंबर जो होगा वो लगभग रिप्रेजेंट करेगा 7,50,000 पर्सन को, ठीक है। स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा बाय प्रोवाइडिंग दैट वन मेंबर कुड रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7,50,000 पर्सन। अब एक मेंबर होगा, मतलब कोई एक MLA है, उसके अंडर में 7,50,000 से भी ज़्यादा लोगों को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। अदरवाइज दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी पड़ेगी, दूसरा MLA मतलब इलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट था। थर्ड अमेंडमेंट एक्ट हमारा क्या है? थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1954 में आया, ठीक, 1954 में आया थर्ड अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या है देख लीजिए। एम्पावर द पार्लियामेंट, इसने पार्लियामेंट को पावर दी। क्या पावर दी? टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स, कैटल फॉडर, रॉ कॉटन, कॉटन सीड एंड रॉ जूट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसने पार्लियामेंट को पावर दी कंट्रोल करने के लिए, बंद करने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए। प्रोडक्शन किसका? जैसे कि पशुओं के चारे का, और कपास का, रॉ कॉटन, और कॉटन सीड उसके बीजों का, और जो जूट होती है जिससे कि हम लोग, जैसे कूलर वगैरह की जो बनती है, जो लगी होती है शीट, जहाँ से पानी जाता है कूलर में, वहाँ जो पीछे सीट लगी होती है वो बनती है, चटाई बनती है, मैट वगैरह, या और बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये रॉ जूट इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि सरकारी क्या कहें कि सरकार के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि उसके अपनी मर्जी के खिलाफ उसको कंट्रोल कर दिया, कि वो अपनी मर्जी से इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, कि जितना चाहे उतना प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इन चीज़ों का सप्लाई नहीं कर सकता और प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। किसका? चारे का, और रॉ कॉटन का, या कॉटन सीड्स का, ठीक है, या रॉ जूट का। ये अमेंडमेंट किया गया 1954 में, और ये थर्ड अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। अब चौथा अमेंडमेंट एक्ट हमारा है
चौथा अमेंडमेंट एक्ट है 1955 में आया, ठीक। 1955 में चौथा अमेंडमेंट एक्ट आया। इसने क्या किया, मेड द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन इन लिeu ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इसने ये कंपलसरी कर दिया कि अगर तुम किसी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट, अगर तुम मतलब कि बिना कोर्ट के और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसको कंपनसेशन देना कंपलसरी है, ठीक है। उसको उसके पैसे तुमको देने कंपलसरी है। उतने नहीं, मतलब कि ज़्यादा नहीं, लेकिन इतने दो कि हाँ उस टाइम के रेट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी के उसको पैसे मिलने चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले रहे हो, जैसे कि अभी जो नेशनल हाईवे बहुत जगह बनते हैं तो बहुत से लोगों के खेतों से निकलते हैं या किसी का घर चला जाता है या कुछ भी, तो उसके उन्हें पैसे मिलेंगे उस मतलब करेंट टाइम के हिसाब से। करेंट टाइम के हिसाब से जो ज़मीन की वैल्यू है उसके हिसाब से उनकी ज़मीन के पैसे उनको मिलेंगे। और ये कंपलसरी कर दिया किसने, हमारे फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ने, ठीक है, जो 1955 में आया था। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑथराइज द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड। अब स्टेट को ये मतलब कि अथॉरिटी मिल गई कि वो किसी भी ट्रेड को जो स्टेट के अंदर हो रही है उसको ये क्या कह सकते हैं, सरकारी ट्रेड घोषित कर सकता है। इंक्लूडेड सम मोर एक्ट्स इन 9th शेड्यूल। अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट में इसी अमेंडमेंट के तहत कुछ और एक्ट्स जोड़े गए 9th शेड्यूल में, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए। एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ 31A सेविंग ऑफ लॉज, और जो लॉ जितने बनाए गए हैं उनको सेव रखने के लिए आर्टिकल 31 हमारा ये कहता है, ठीक है, उसको स्कोप को बढ़ा दिया गया है इसी अमेंडमेंट के तहत, आर्टिकल अमेंडमेंट 4 के तहत। अब हमारा फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट है 1955। 1955 में ही फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट हुआ, फोर्थ भी उसी में हुआ और उसी में फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ये क्या करता है, एम्पावर द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है टू फिक्स द टाइम लिमिट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द proposed central legislation affecting the areas, boundaries and names of the states। अब इसमें प्रेसिडेंट को पावर मिलती है टू फिक्स द टाइम, उसने एक टाइम फिक्स कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जैसे कि MP MLAs के लिए, क्या अपने उस पर व्यूज़ अपने विचार दे सकती है, किस पे, प्रपोज सेंट्रल लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट, कि अपने उस पर विचार दे सकती है एक टाइम लिमिट के अंदर। जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के एरिया को उसका नाम चेंज करने जा रही है तो उसके सब नाम चेंज करने जा रही है तो स्टेट के लेजिस्लेचर जितने MLA होते हैं उस एरिया के, उनको एक टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर तुमको सोच विचार करके हमको बताना है कि तुमको कोई दिक्कत है कि नहीं है, या तुमको कुछ सजेशन देना है तो उसके लिए, ठीक है, बाउंड्रीज या कुछ, तो उसके लिए तुम दे सकते हो, लेकिन एक टाइम लिमिट उसको दी गया। और ये सब पावर, टाइम लिमिट कौन फिक्स करता है, कितनी होनी चाहिए, ये सब पावर फिक्स करता है प्रेसिडेंट। सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1956 में आया, ठीक, 1956 में आया सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट। क्या है, इंक्लूडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। अब जो मैंने लिस्ट बताई थी यूनियन लिस्ट, जैसे सेंट्रल लिस्ट या फेडरल लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट, और दूसरा जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें उसी के हिसाब से, जैसे कि ये पूरा बताता हूँ, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ 3 tier गवर्नमेंट सिस्टम है, और ठीक है, तो क्या होता है, तीनों के पास अपने एरियाज़ होते हैं, लेजिस्लेशन अपने लॉ बनाने के एरिया होते हैं जिसके ऊपर वो लॉ बनाते हैं और रूल करते हैं, ठीक है। तो ये लॉ कौन बनाते हैं, जैसे कि जो लेजिस्लेटिव होते हैं, अब लेजिस्लेटिव लॉ प्रपोज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, और जितने स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और एक और लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट, और उस कंकरेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट होते हैं उस पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके मतलब कि लॉ बना सकते हैं, ठीक है। 3 लिस्ट होती हैं, उसी में दिया गया है कि इंक्लूड न्यू सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, क्या, टैक्सेस ऑन द सेल, नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, taxes on the sale and purchase of goods in the course of interstate trade and commerce। अब यूनियन लिस्ट में एक सब्जेक्ट जोड़ा गया, ये सब्जेक्ट जोड़ा गया कि जो स्टेट के अंदर में जितनी ट्रेड हो रही है, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ट्रेड हो रही है, उस पर भी टैक्स लगेगा, कि टैक्स लगेगा उसके सेलिंग पे और उसके परचेजिंग मतलब खरीदने और बेचने पे टैक्स लगेगा जो स्टेट के अंदर में जितनी ट्रेड हो रही है, और उस टैक्स का पैसा जाएगा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में है। एंड कॉमर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड द स्टेट्स पावर इन दिस रिगार्ड।
अब स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये सब पैसा जाएगा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आ रहा है, ये नया सब्जेक्ट जोड़ा गया यूनियन लिस्ट में, तो पैसा भी सारा टैक्स का यूनियन लिस्ट को ही यूनियन लिस्ट में मतलब यूनियन लिस्ट इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। ठीक है, जितनी भी ट्रेड होती हैं स्टेट के अंदर, तो उसका सारा टैक्स का पैसा, उस पर टैक्स लगता है, तो सारा टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में आ रहा है। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक, 1956 में है, एबोलिश द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू 4 कैटेगरीज। एबोलिश द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू 4 कैटेगरीज, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी। अब जो कैटेगरी बनाई गई थी पहले स्टेट की, उसको ए बी सी डी करके बनाई गई थी, तो उसको मतलब डिलीट कर दिया गया, मना कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। रिकॉग्नाइज देम इनटू 14 स्टेट 6 यूटीज, अब उसको नाम दे दिया गया 14 स्टेट और 6 यूटी। ठीक है, एक्सटेंडेड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, अब हाई कोर्ट का जो न्याय करने की जो एरिया है वो यूटी तक बढ़ा दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, अब ये सिस्टम बना देगा कि 2 स्टेट, एक या 2 स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अब एडिशनल जज उसमें रख सकते हो, एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट में, ठीक है, एक्स्ट्रा जजेस रख सकते हो, ये इसमें किया गया अमेंडमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारा। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 8th अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, 8th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में आया। अब ये अमेंडमेंट 1960 में इसमें क्या हुआ, देखिए क्या अमेंडेड किया गया इसमें। एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। अब इसमें क्या है, इसमें सीट बढ़ा, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन, अब इसमें रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब सीट्स का रिजर्वेशन इसमें बढ़ा दिया गया, किसके लिए? SC और STs के लिए, एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बना कि एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक, जो अंग्रेज ने वो भारत की नागरिकता ले ली, उनके लिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अप टू 1970, और स्टेट मतलब लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेम प्रोसीजर। ठीक है, कि SC और STs के लिए जो रिजर्वेशन की सीट से बढ़ा दी गई। 9th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ 1960 में जो आया, फैसिलिटेटेड द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूवरी यूनियन, ठीक, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट। अब इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ, बेरूवेरी यूनियन के साथ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूवेरी यूनियन और टू पाकिस्तान एक एग्रीमेंट हुआ, इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट। ठीक है, 1950 में ये हुआ। और 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में आया, उसमें क्या हुआ, इनकॉर्पोरेटेड दादर एंड नगर हवेली इन द इंडियन यूनियन, अब दादर एंड नगर हवेली को इंडियन यूनियन में ले लिया गया। ये हमारा 10th अमेंडमेंट। 11th अमेंडमेंट एक्ट का था 1961, इसमें क्या हुआ, चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रोवाइडिंग फॉर एन इलेक्टोरल कॉलेज इंस्टीड ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या हुआ, जो वाइस प्रेसिडेंट का पहले इलेक्शन का प्रोसीजर था वो क्या था, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हो गया। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हो गया 11th अमेंडमेंट के थ्रू। पहले क्या होता था ज्वाइंट सिटिंग 2 हाउसेस की बैठ जाती थी पार्लियामेंट की, और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेती थी। लेकिन अब इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगा। इलेक्टोरल कॉलेज इन द सेंस कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर आएंगे और बाकायदा वोटिंग होगी, और तब वो वोटिंग करेंगे और तब वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, provided that the election of president or vice president cannot be challenged on the grounds of any vacancy in appropriate electoral college। अब जैसे कि किसी जगह कोई वैकेंसी हो गई, जब उसने वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशन होती है कि उसे लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होना जरूरी होता है, मतलब कि क्या कहते हैं कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा का जो व्यक्ति है वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मतलब एलिजिबल हो सकता है। तो वहाँ सीट वैकेंट हो जाएगी, यही इसमें बताया, वहाँ सीट वैकेंट हो जाएगी, तो उस पर कोई मतलब कि चैलेंज नहीं कर सकता है कि यहाँ सीट वैकेंट हो गई, तुमने वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया ऐसे। ठीक है,
12th अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1962 का इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव इन द इंडियन यूनियन। अब गोवा किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था? अगर कोई तुमसे पूछे गोवा घूमने जाते हो, ये इंडियन टेरिटरी में कब आया था, ये भारत में कब सम्मिलित हुआ गोवा? तो 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1962 में तो गोवा एंड दमन द्वीप को पूर्णतः भारतीय मतलब क्या कहते हैं टेरिटरी में शामिल कर लिया गया, यूनियन। ठीक है। अब 13 अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1962 में ही आया, गेव द स्टेटस ऑफ अ स्टेट टू नागालैंड एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर इट। अब नागालैंड को एक स्टेट का स्टेटस मिल गया था इस अमेंडमेंट के तहत, और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन भी बनाया गया। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है। ठीक, इसके लिए अलग से प्रोविजन बनाता है। और कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। जितने ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर भेजता है, प्रेसिडेंट ही, और उसके थ्रू एडमिनिस्टर करता है उस स्टेट को। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में ही क्या हुआ? इनकॉर्पोरेटेड पुदुचेरी इन द इंडियन यूनियन। अब पुडुचेरी को 1962 में ही इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया, इंडियन यूनियन में। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी। अब लेजिस्लेचर इसमें होने चाहिए, जैसे कि एमएलएज ये सब होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए। तो इस सब के बारे में इसी अमेंडमेंट एक्ट में डिसाइड हुआ। अब 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में आया। इसमें क्या हुआ? enabled the high court to issue writs to any person or authority even outside its territorial jurisdiction if the cause of action arise within its territorial limits। अब इसमें क्या हुआ? इस अमेंडमेंट में क्या हुआ? हाई कोर्ट्स को ये रिट इशू करने की पावर मिल गई। कहाँ पे? उसके पास ये पावर तो होती है पहले से ही कि वह 226 के आर्टिकल 226 के तहत ये पावर तो होती है कि वह रिट इशू कर सकता है अपने स्टेट के अंदर में कहीं भी। लेकिन इसमें अमेंडमेंट में क्या हुआ? ये किया गया, और एक चीज़ उसमें दे दी गई, जोड़ दिया गया कि हाई कोर्ट अपने एरिया से बाहर भी रिट इशू कर सकता है। कब? कि अगर झगड़ा वहाँ हुआ हो, उसी एरिया में जो एक्शन मतलब कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो वो उसी के टेरिटरी में हुआ हो, तो और भले भी वह बाहर का हो, अदर स्टेट का हो, तो वह उस पर इशू कर सकती है। इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर। अब रिटायरमेंट 60 में नहीं 62 में होगा, ऐसा इसमें बताया गया। प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट एज एक्टिंग जजेस ऑफ द सेम कोर्ट। अब जो रिटायर हो चुके हैं जज, उनको एज ए एक्टिंग जज मतलब उसी कोर्ट में रख लिया जाएगा। ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेटरी अलाउंस टू जजेस हु आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अब कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा उन जजेस को जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। एनेबल्ड द रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप मतलब कि सुनवाई के लिए बैठ सकते हैं, उस पर अपने विचार दे सकते हैं जो रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब कितनी एज होनी चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, तो ये भी इसी अमेंडमेंट में डिसाइड किया गया। ठीक है। अब क्या है? नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारा है 15 हो गया। अब 16th अमेंडमेंट एक्ट। अब 16th अमेंडमेंट एक्ट क्या है? एम्पावर द स्टेट टू इम्पोज further restrictions on right to freedom of speech and expression। अब फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शन जोड़े गए इस अमेंडमेंट के थ्रू, फिर से उसी में आर्टिकल 19 टू असेंबल पीसफुली एंड टू फॉर्म एसोसिएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ? असेंबल पीसफुली मतलब कि अगर तुमने कोई असेंबली बनाई है तो उसको पीसफुली होनी चाहिए, वो कोई भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए भड़काऊ भाषण देने वाला, या कोई दंगा नहीं होना चाहिए, या कोई किसी के पास कोई किसी भी तरह का हथियार नहीं होना चाहिए। अगर तुम असेंबली बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, तो किसी काम के लिए टू फॉर्म एसोसिएशन, अगर तुम कोई मतलब कि क्या कहते हैं एसोसिएशन मतलब कि कोई यूनियन या कोई संघ बना रहे हो, तो उसमें ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि जो देश के लिए खतरा हो, या पब्लिक के लिए पब्लिक पीस के लिए खतरा हो, या इंटीग्रिटी देश जिससे देश की क्या कह सकते हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई आँच आए। ठीक है। included sovereignty and integrity in the form of oath and affirmation to be subscribed by contestant to the legislature, member of legislature, minister, judges, CAG of the
इंडिया, इनको इन सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के फॉर्म में इन सबको शपथ लेनी होगी कि वह इसकी रक्षा करेंगे। कौन कौन? MLAs, MPs, मिनिस्टर्स, जजेस, कैग मतलब कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आपको आगे पढ़ाऊँगा। 17th अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1964 का। 17th अमेंडमेंट एक्ट है ये, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज पेड एज कंपनसेशन। आप किसी की ज़मीन को जो कि उपजाऊ है उसको, प्राइवेट ज़मीन को, उसको ऐसे नहीं ले सकती है सरकार। अगर उसकी उसे कंपनसेशन देती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो ले सकती है, वरना ऐसे नहीं ले सकती। ठीक है, अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ ए लैंड इज पेड एज कंपनसेशन। इंक्लूडेड 44 मोर एक्ट्स इन 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल में फिर से इसी अमेंडमेंट के तहत और 44 एक्ट जोड़े गए। ठीक है, शेड्यूल भी बाद में देखेंगे, अमेंडमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सारे शेड्यूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर पार्ट्स देख लेंगे, उसके बाद फिर सारे आर्टिकल ऐसे चलेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 मेड इट क्लियर दैट, क्या क्लियर किया? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पावर टू अ न्यू स्टेट और यूटीज बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज टू अनदर स्टेट और यूनियन। मतलब कि ये पार्लियामेंट को क्लियर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म। अब इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो नया स्टेट बना सकती है या नई यूटी बना सकती है, या जो यूटीज पुरानी है या तो पुराने स्टेट है उनको एक में मिलाकर एक नया स्टेट बना सकती है, या पुरानी यूटीज को मिलाकर दूसरी नई यूटीज बना सकती है। ठीक है, ये पार्लियामेंट को पावर मिल गई। यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट। 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966 एबोलिश द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। अब इसने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का सिस्टम एबोलिश कर दिया। वेस्टेड द पावर टू हियर इलेक्शन पिटीशंस इन द हाई कोर्ट। मतलब जितने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड जो स्टेट में जो झगड़े होते थे वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में बेंच बैठती है, कुछ जज बैठते हैं, वो इसका सुनवाई करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब इसको पूरी इस बेंच को हटा ही दिया गया। अब क्या होगा? हाई कोर्ट सुनेगा ये सारे फैसले स्टेट में जो होंगे। ठीक है, अब 20th अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1960 से, ये क्या करता है? वैलिडेटेड सर्टेन अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द यूपी विच वर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज इन द, अब कुछ निश्चित जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको यूपी में ट्रांसफ़र दिया गया, अपॉइंट किया गया, वर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब मना कर दिए गए थे उनको। ठीक है, ये हमारा 20th अमेंडमेंट एक्ट था। नेक्स्ट 20 अमेंडमेंट एक्ट हम डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।